A winner is a dreamer who never gives up. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए की सोशियोलॉजी के एक टॉपिक कार्ल मार्क्स की क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट को हम इवैल्यूएट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखते हैं। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट या वर्ग संघर्ष की उनकी अवधारणा है, उसको सामाजिक जो विचारक हैं या विद्वान हैं उन्होंने क्रिटिकली इवेल्युएट करके और जो हमें बताने का प्रयास किया है उस सिद्धांत के बारे में सिंहावलोकन किया है वो हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक का मानव इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वर्गों का आधार हमेशा आर्थिक रहा है। संघर्ष का आधार क्या बताया कार्ल मार्क्स ने? आर्थिक बताया, इकोनॉमिक बताया है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि वर्ग का आधार हमेशा आर्थिक नहीं होता, अर्थात संघर्ष का मूल कारण आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधनों पर अधिकार नहीं है। संघर्षों की मानव समाज में संघर्ष के कई कारण होते हैं और आपने नोटिस किया हमारे समाज में क्या हमेशा संतुलन और व्यवस्था रहती है, क्या हमेशा शांति रहती है, या फिर कभी कभी संघर्ष भी होता है। आप अखबार पढ़ते हैं और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको रोज अखबार पढ़ना और रोज देश में क्या घटित हो रहा है उसके लिए न्यूज़ बुलेटिन देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये पाते हैं कि हमारे यहाँ पर कई बार राजनीतिक संघर्ष होते हैं, कई बार क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं, प्रजातीय संघर्ष होते हैं, या फिर भारत जैसे देश में आप बहुत बार सांप्रदायिक संघर्ष भी देखते हैं कि दो समुदायों के बीच में सांप्रदायिक संघर्ष हो गए या फिर कम्युनल वायलेंस हो गई। तो हम ये देखते हैं कि संघर्ष का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं है, जाति भी हो सकता है संघर्ष का आधार, धार्मिक हो सकता है, भाषा के आधार पर संघर्ष हो सकते हैं। तो समाज में इसलिए संघर्ष आर्थिक आधार पर हो और उसी के आधार पर समाज का विकास हो, समाज में बदलाव आए, समाज का विकास हो, ये सदैव आवश्यक नहीं है। संघर्ष एकमात्र गत्यात्मक सत्य नहीं है, इसलिए समाज में संतुलन, व्यवस्था और संगठन के लिए सहयोग भी जरूरी है और सहयोग ज्यादा जरूरी है। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष है वो मूल है, संघर्ष के मूल में आर्थिक कारण प्रधान है। लेकिन देखिए सोसाइटी में बदलाव के लिए हमेशा संघर्ष सत्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक पीसफुल सोसाइटी, ऑर्डरली सोसाइटी हो, एक बैलेंस समाज हो हमारा, जिसमें अपराध नहीं हो, झगड़े नहीं हो, दंगे नहीं हो, सांप्रदायिक दंगे नहीं हो। इसलिए जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी इज कोऑपरेशन, सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में कोऑपरेशन या सहयोग प्रधान है, सहयोग के बिना हम मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देयर आर ओनली टू क्लासेस इन ह्यूमन हिस्ट्री, देयर आर ओनली टू क्लासेस। कौन सी? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, एक्सप्लॉइटर क्लास एंड एक्सप्लॉइटी क्लास। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसा है? वर्तमान भारतीय समाज में आप कौन कौन से वर्ग देखते हैं? और सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है भारतीय समाज में? मिडिल क्लास, या हम कहें न्यू मिडिल क्लास। तो मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसी तरह से कई प्रकार, आप वर्तमान समाज में तो बहुत तरह के वर्ग हैं। आप ग्रामीण भारतीय समाज की बात करें तो आपको अलग प्रकार के वर्ग मिलेंगे, और अगर आप बड़े शहरों की बात करें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो अलग प्रकार के वर्ग मिलेंगे, लेकिन वर्ग आपको दो से अधिक मिलेंगे। और मध्यम वर्ग की तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है आज के टाइम में, आप ये देखिए। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्गों का आधार है वो हमेशा आर्थिक है और वो इकोनॉमिक क्लास की बात करते हैं। लेकिन पार्सन्स और अन्य विद्वान ये कहते हैं कि क्लासेस है उसका आधार सिर्फ इकोनॉमिक हो, आर्थिक हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लासेस का आधार क्या क्या हो सकता है? पावर हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है, जिसे हम हिंदी में कहें सत्ता हो
सकता है, या फिर वर्ग का आधार नातेदारी हो सकता है, किनशिप जिसे कहें, कि आपका वंशावली में कैसे कैसे लोग हुए, आप राज परिवार से हैं क्या। इसके अतिरिक्त वर्ग का आधार आपकी योग्यता हो सकती है, विशेष आप में कोई योग्यताएं हैं तो उसके आधार पे आपका एक वर्ग बन जाता है, जैसे कि जो प्रोफेशनल क्लास है वो। और जो अन्य की आलोचना है वो ये है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो बदलाव है वो क्रांति के द्वारा आते हैं, और क्रांति कौन लेकर आता है, इसके लिए वो बात करते हैं कि क्रांति प्रोलिटेरिएट क्लास लेकर आती है, था जिसे हिंदी में कहें सर्वहारा वर्ग। लेकिन क्या हमेशा समाज में बदलाव सर्वहारा वर्ग लाता है? अगर हम भारतीय समाज की बात करें, देखिए हमने उदाहरण के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था, आजादी से पहले फ्यूडल सिस्टम था, फिर हमारे यहाँ कैपिटलिज्म आया, और फिर ब्रिटिश रूल आया जो भी हम पे इम्पोज था, फॉरेन पावर्स ने हम पे रूल किया। तो इनसे हमें जो मुक्ति दिलाई वो किसने दिलाई? क्या सर्वहारा वर्ग ने दिलाई या फिर कुलीन वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास ने दिलाई? आप बताइए मुझे। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि क्रांति का नेतृत्व जो करते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, एलीट क्लास होता है, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो नेतृत्व प्रदान करते हैं। एक भीड़ के रूप में सामान्य लोग या सर्वहारा वर्ग अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन क्रांति का नेतृत्व एलीट लोग करते हैं। तो इस प्रकार से इनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की ये आलोचना है। और फिर जो उन्होंने ये कहा कि ये संघर्ष होगा और इसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद या समाजवादी समाज की स्थापना होगी, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की, एगलिटेरियन सोसाइटी की। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? उन्होंने ये भी कहा कि पूंजीवाद एक दिन समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। तो ऐसा हुआ है क्या? तो हम ये देखते हैं कि पूंजीवाद अभी भी कहते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उपलब्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एकमात्र सक्सेसफुल अर्थव्यवस्था है। अगर आप साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें या समाजों की बात करें तो आपको बहुत ही गिने चुने मिलेंगे जिनमें आप बात कर सकते हैं। आप चाइना की बात कर सकते हैं या फिर क्यूबा की बात कर सकते हैं। लेकिन जो साम्यवाद का गढ़ है यूएसएसआर वो पहले से ही डिसइंटीग्रेट हो गया है, रसिया। तो चाइना में भी जो पूंजीवाद है वह नहीं सॉरी चाइना में जो साम्यवाद है वो भी पूंजीवाद प्रकार का एक साम्यवाद है। तो साम्यवादी समाज की स्थापना अभी तक जैसा कार्ल मार्क्स चाहते थे उस रूप में नहीं हुई है। तो ये उनकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।